हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। सो पिछले वीडियो में हमने सिंप्लीफिकेशंस के बारे में डिस्कस किया था और कुछ क्वेश्चंस देखे थे जिस तरह के क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के एग्जाम में मिल सकते हैं और क्या टेक्निक होता है वो समझा था। आगे हम बढ़ते हैं, अब स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक का टॉपिक जिसमें परसेंटेजेस एंड रेशियो प्रोपोर्शन। अब देखिए, परसेंटेज एंड रेशियो प्रोपोर्शन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसी टॉपिक पे बेस्ड आगे प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज एलिगेशंस, पार्टनरशिप, वर्क एंड टाइम एंड यू कैन से दिस व्हाट वी कैन से द एवरेज एलिगेशंस हो गया और फिर पार्टनरशिप हो गया, परसेंटेजेस हो गया, स्पीड टाइम डिस्टेंस हो गया, ये सारे टॉपिक्स कवर होते हैं। तो अरिथमेटिक में ये एक बेसिक टॉपिक है, एक फाउंडेशनल टॉपिक है जिसके ऊपर बाकी के सारे टॉपिक्स बिल्डअप हैं। अगर आपने इसको ध्यान से कर लिया, अच्छे से कर लिया, तो आपको ना तो एवरेज एलिगेशंस में, ना ही स्पीड टाइम डिस्टेंस में या प्रॉफिट एंड लॉस में किसी में प्रॉब्लम आएगा। आप बड़ी इजीली इन सभी क्वेश्चंस को गो थ्रू कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं परसेंटेजेस में। तो परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है? देखिए, परसेंटेज का मतलब बचपन से जानते हैं, डिवाइड बाय 100, किसी चीज़ को 100 से डिवाइड कर देना इज बेसिकली द परसेंटेज। अब पर्पस क्या है परसेंटेज का, हमने क्यों बनाया परसेंटेज को? तो बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक है। मान लीजिए मैं आपको बोलता हूँ कि एक स्टूडेंट को लेट्स सपोज एग्जाम में 460 मार्क्स आए, ओके, और दूसरे स्टूडेंट को लेट्स सपोज एग्जाम में 580 मार्क्स आए किसी दूसरी एग्जाम में, ओके। अब मैं आपसे बोलूं कि किसके मार्क्स अच्छे हैं, तो ये आप कैसे कंपेयर करेंगे? ये आप डायरेक्टली मार्क्स देख के तो नहीं कर सकते। मैंने क्या कहा, ये एक एग्जाम में आए थे, ये किसी दूसरे एग्जाम में दूसरे स्टूडेंट को आए थे, तो मैं कैसे बताऊं कि 580 अच्छा है या 460? ये डिपेंड करेगा कि वो एग्जाम कितने मार्क्स का था। लेट्स अज्यूम कि ये एग्जाम 500 मार्क्स का था, तो 500 में से 460 आए, इट्स अ गुड स्कोर। लेकिन ये वाला एग्जाम लेट्स सपोज 1000 मार्क्स का था, तो 1000 में से 580 आया, इट्स नॉट दैट गुड कंपेयर टू दिस वन। अगर मान लीजिए ये एग्जाम भी 1000 का होता, तब हम कह सकते थे कि हाँ दिस वन इज अ गुड स्कोर, लेकिन ये 500 का है तो डेफिनेटली दिस इज अ गुड स्कोर। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि मैं अगर ये दोनों चीजें हटा दूं तो आप सिर्फ ये मार्क्स देखकर कंपेयर नहीं कर सकते कि किसके मार्क्स अच्छे हैं, किसके मार्क्स बुरे हैं। तो इसका मतलब अगर मुझे दो स्टूडेंट्स के मार्क्स को कंपेयर करना है तो कंपेयर करने के लिए ये ज़रूरी है कि उनके टोटल मार्क्स भी पता हो। जिस एग्ज़ाम को उन्होंने दिया है उसके टोटल मार्क्स कितने हैं, क्योंकि टोटल मार्क्स के कंपैरिजन में ही मैं बता पाऊंगा कि एक्चुअल में किसके मार्क्स अच्छे हैं। तो हमने क्या करा, हमने ये जो प्रॉब्लम था कि मार्क्स ऑब्टेन्ड भी बताने पड़ रहे हैं, टोटल मार्क्स भी बताने पड़ रहे हैं, इसको सॉल्व कर दिया परसेंटेज की मदद से। मतलब हमने क्या करा, हमने कहा कि हमें इससे कोई मतलब नहीं कि इनके मार्क्स ऑब्टेन्ड कितने हैं और टोटल मार्क्स कितने हैं, हमें तो ये बताइए परसेंटेज मार्क्स कितने हैं। तो परसेंटेज मार्क्स का क्या मतलब कि हमने सभी के मार्क्स को 100 के स्केल पर नॉर्मलाइज कर दिया। हमने ये कहा कि जो भी एग्जाम्स इन्होंने दिया है, अगर वो 100 मार्क्स का एग्जाम होता तब उनको कितने मार्क्स आते, डिपेंडिंग ऑन दैट वी विल कैलकुलेट कि मार्क्स कितने ऑब्टेन हुए हैं। जैसे कि मान लीजिए ये 500 मार्क्स का पेपर है, ये 1000 मार्क्स का पेपर है, तो अगर ये स्टूडेंट को 500 मार्क्स के पेपर में 460 मार्क्स आते हैं तो 1 मार्क के पेपर में 460 बाय 500 मार्क्स आएंगे, और 100 मार्क्स के पेपर में क्या होगा, 460 बाय 500 इंटू 100 मार्क्स ऑब्टेन होंगे। तो अल्टीमेटली जब इसको हमने सॉल्व किया तो ये कितना आ गया, दिस विल बी 92 मार्क्स, ओके। और वी कैन से दिस हैज 92%। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि 100 के अगेंस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पर आते हैं तो 1000 मार्क्स के पेपर में उसको 580 मार्क्स आए, तो 1 मार्क के पेपर में 580 बाय 1000 मार्क्स आने चाहिए, और 100 मार्क का अगर यही पेपर होगा तो 580 बाय 1000 टाइम्स 100 मार्क्स आने चाहिए, विच इज बेसिकली 58%। तो दिस इज जस्ट 58%। तो हम क्या देखते हैं, यही पेपर अगर 100 मार्क का होता तो इसको 92 मार्क्स आते, और ये पेपर 100 मार्क्स का होता तो इसको 58 आते। नाउ वी कैन कंपेयर कि ये मार्क्स बेटर है इससे। इसका मतलब अगर मैं आपको ये दोनों मार्क्स की जगह से बोल दूं 92% आए, इन दोनों की जगह बोल दूं 58% आए, तो यू कैन इजीली कंपेयर कि किसके ज़्यादा है किसके कम। तो परसेंटेज ने हमारा क्या करा, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया कि जहां पर हमें कंपैरिजन के लिए
ऑब्टेन्ड मार्क्स और टोटल मार्क्स दोनों बताने पड़ रहे थे, अब हम सीधा परसेंटेज बता के कंपेयर कर सकते, तो हमारा एक तरह से डेटा सेव कर लिया। ओके, तो यही पर्पस है परसेंटेज का, और ये चीज़ हर जगह एप्लीकेबल है। लेट सपोज इंडिया की जीडीपी, अब मैं बोलूँ इंडिया की जीडीपी लेट सपोज सम 2 लाख करोड़ से बढ़ी, तो आप नहीं समझ पाएंगे कि 2 लाख करोड़ से जो इंक्रीज हुआ है ये मॉडरेट है, बैड है, गुड है। तो कैसे आप जज करेंगे कि टोटल पहले कितनी थी, उस पर कितना इंक्रीज हुआ ये बता दो। तो मैंने बोल दिया 8% से बढ़ी, तो 8% आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ 100 होती तो 108 हो चुकी होती। तो ये इंक्रीज जो है, इंक्रीज या डिक्रीज जो जीडीपी चेंज है, वो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर कैलकुलेशंस वर्क। ओके, तो यहाँ पर हमने ये समझ लिया कि परसेंटेज का यूज क्या है। परसेंटेज का यूज है कंपैरिजन को शो करने का। अब परसेंटेज बना कैसे? परसेंटेज बना है मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल मार्क्स से, तो ये जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है इसको हम बोलते हैं पार्ट। ओके, और जो डिनोमिनेटर है टोटल मार्क्स है इसको हम बोल देते हैं टोटल। तो परसेंटेज क्या है बेसिकली? पार्ट अपॉन टोटल इनटू 100। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ परसेंटेज। इस तरह से हम परसेंटेज को लिख सकते हैं। नाउ अब ये तो हमने लिख लिया, ठीक है, कि परसेंटेज का यूज ऐसा है, इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। हमें इसे यूज एग्जाम के लिए कैसे पढ़ना है, इसको एग्जाम के लिए हमें किस तरह से समझना है। तो एग्जाम के लिए हमें क्या करना है, हमें कुछ कॉमन परसेंटेजेस को समझना है और उनको थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करनी है। ओके, ऐसा मैं नहीं कहता कि आपको याद करना ही है, रट के रखने हैं पूरे। आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो प्रैक्टिस के साथ साथ वो चीज़ें याद हो जाएंगी। जैसे कि हम कहते हैं लेट सपोज 1/2। ना 1/2 क्या है? 1/2 में ये एक फ्रैक्शन है जिसमें 1 न्यूमरेटर है, 2 डिनोमिनेटर है। अगर मैं आपसे कहूँ कि कन्वर्ट दिस इनटू परसेंटेज, तो आप क्या करेंगे? 1/2 इंटू 100 कर देंगे। तो 1/2 इंटू 100 करा तो ये कितना आ गया? 50%। तो 50% मतलब क्या हुआ? किसी भी चीज़ का हाफ। तो 50% क्या है? ये परसेंटेज नोटेशन है। 1/2 क्या है? इसी परसेंटेज का फ्रैक्शनल नोटेशन है। मतलब किसी भी चीज़ का अगर मुझे हाफ करना है तो मैं 50% कर देता हूँ, और अगर किसी चीज़ का 50% करना है तो मैं उसका हाफ कर देता हूँ। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द 44% ऑफ, सॉरी व्हाट इज द 50% ऑफ 44, सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू डायरेक्टली हाफ दिस पर्टिकुलर वैल्यू। इस पर्टिकुलर वैल्यू को हाफ कर देंगे तो ये आ जाएगा 22। तो बेसिकली आपने करा क्या? आपने सीधा सीधा 50% निकालने के लिए इस 1/2 का यूज कर लिया। तो बेसिकली हम कहते हैं कि परसेंटेज को हम 2 इनफैक्ट 3 नोटेशंस में शो कर सकते हैं। पहला तो हो गया परसेंटेज, ओके, दूसरा हो गया फ्रैक्शन, और तीसरा होता है रेशियो। तीसरा क्या होता है? रेशियो। नाउ व्हाट इज रेशियो? रेशियो इज कंपैरिजन ऑफ 2 सिमिलर क्वांटिटीज। 2 एक जैसी क्वांटिटीज के कंपैरिजन को हम बोलते हैं रेशियो। जैसे कि क्लास में बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो 2:3, तो 2:3 मतलब अगर 2 बॉयज हैं तो 3 गर्ल्स हैं, और 4 बॉयज हैं तो 6 गर्ल्स हैं, और 20 बॉयज हैं तो 30 गर्ल्स हैं। इन दिस वे यहाँ पर ये रेशियो डिफाइन होता है। किसी एक मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो 3:4, तो इसका मतलब अगर 3 लीटर मिल्क डाला है तो 4 लीटर पानी डलेगा, 30 लीटर मिल्क डाला है तो 40 लीटर पानी डलेगा। तो बेसिकली 2 सिमिलर क्वांटिटीज हैं, उनको कंपेयर किया जा रहा है, तो कंपैरिजन के लिए हम यूज करते हैं रेशियो। ओके, तो रेशियो क्या होगा? रेशियो मतलब टोटल इज टू पार्ट का रेशियो। हम इसको बोलेंगे कि टोटल पहले लिख देंगे, पार्ट बाद में लिख देंगे। ओके, ये ऐसा कन्वेंशन अपन बना लेते हैं। नाउ अब फ्रैक्शन कौन सा? मैंने लिखा 1/2 एक फ्रैक्शन है, तो मैंने कहा 1/2 फ्रैक्शन मतलब कितना परसेंटेज। तो 1/2 फ्रैक्शन को आपने क्या करा? 100 से मल्टीप्लाई करा तो आपके पास आ गया 50%। ओके, तो हमने 50% को नोट कर दिया 1/2 में, या 1/2 को नोट कर दिया 50% में। इसी चीज़ को अगर रेशियो में लिखा जाए तो रेशियो हो जाएगा 2:1, क्योंकि 2 क्या है? टोटल, 1 क्या है? पार्ट। इसका यूज़ क्या है वो अपन आगे सीखेंगे। अभी जस्ट इसको समझ लीजिए कि अल्टीमेटली हमारे पास एक परसेंटेज को नोट करने के 3 तरीके हैं। एक है फ्रैक्शन, एक है परसेंटेज, और एक है रेशियो। ओके, अब जैसा 1/2 फ्रैक्शन है, ऐसा ही 1/3 भी फ्रैक्शन होता है। तो कन्वर्ट दिस 1/3 टू फ्रैक्शन टू परसेंटेज। तो क्या करेंगे? इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 33.33%। ओके, और इसको जब आप रेशियो में लिखना चाहेंगे तो ये आ जाएगा 3:1। ओके, 3:1।
तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसा 1/2 1/3 हुआ, सी 1/4 अप टू 1/16 तक के फ्रैक्शंस पॉसिबल हैं। ओके 1/16 तक के फ्रैक्शंस अपने को याद करने हैं बेसिकली। 1/16 के आगे भी बहुत सारे हैं बट अपने काम के नहीं है वो, यहाँ तक सफिशिएंट है। तो इन सभी को आप क्या करें, वीडियो को पॉज करिए, कॉपी में एक टेबल बनाइए। टेबल में सबसे पहले यहाँ लिखिए परसेंटेज, यहाँ लिखिए फ्रैक्शन, यहाँ पे लिखिए रेशो, फिर फ्रैक्शंस लिखिए 1/2 1/3 अप टू 1/16 एंड कन्वर्ट ऑल दीज फ्रैक्शंस टू परसेंटेजेस। ओके हियर इन दिस टेबल एंड ऑल्सो कन्वर्ट देम इनटू रेशो। तो रेशो में भी कन्वर्ट कीजिए। वीडियो को पॉज करिए और ये टेबल बनाइए जल्दी से। ओके सो आई होप आपने टेबल बना लिया होगा। अब इसको यूज़ कैसे करना है, इसको याद कैसे रखना है वो समझिए। देखिए अपन क्या करेंगे, इसको अगर सीक्वेंस में याद करने की कोशिश करेंगे तो ये बड़ा टिपिकल हो जाएगा। सो व्हाट विल डू इज वी विल ट्राई टू रिमेंबर इट यूजिंग द रिलेशंस। ओके इसको रिलेट कर करके याद करते। रिलेट करके कैसे, देखिए 1/2 जो फ्रैक्शन है ये 50% होता है। ओके तो 1/4 फ्रैक्शन इसका आधा हो जाएगा 25%, फिर 1/8 फ्रैक्शन इसका भी आधा हो जाएगा 12.5%, और फिर 1/16 फ्रैक्शन इसका फिर से आधा हो जाएगा 6.25%। ओके कुछ इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। फिर अगर बात करें 1/3 फ्रैक्शन की, तो 1/3 फ्रैक्शन कितना होता है 33.33%। अब 1/3 से हम क्या कर सकते हैं, हम 1/9 निकाल सकते हैं। 1/3 से 1/9 कैसे निकलेगा, ये जो भी फ्रैक्शन है इसका 1/3 कर दीजिए। तो इसका 1/3 करेंगे तो ये 11.11 आ जाएगा, मतलब अपॉन 3 तो 11.11 आ जाएगा। तो 1/9 हो गया 11.11, और इसी तरह का एक रिलेशन बनता है 1/11 में। ओके कैसे, देखिए 1/9 इज 11.11% एंड 1/11 इज 9.09%। तो ये एक रिलेट हो गया यहाँ पे, और ये याद करने के लिए इजी हो गया। अब आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं कि 1/11 मतलब कितना हो गया 9.09%, और 1/9 कितना हो गया 11.11%। तो 9 में 11 आ रहा है और 11 में 9 आ जाएगा। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। देन आता है 1/6। ना 1/6 क्या है, 1/6 मतलब या तो 50 मतलब हाफ का 1/3 कर लीजिए। ओके हाफ का 1/3 या फिर 1/3 का हाफ कर लीजिए। तो हाफ का 1/3 या 1/3 का हाफ, कोई सा भी आपको जो सूटेबल लगे। तो 50/3 आप इजीली कर सकते हैं, दैट इज 16.66%। ओके 16.66%। इसी तरह से 1/6 से रिलेट हो जाता है 1/12। क्या होगा, इसका डबल या इसका हाफ, ऑब्वियसली इसका हाफ। तो 1/6 का भी हाफ कर दिया तो 1/12 आया, मतलब 16.66 का हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा 8.33%। ओके तो ये बेसिकली आ गया 1/6 का हाफ, दैट इज 1/12। नाउ 1/3 के बाद अब देखिए 1/5 की बात करते हैं। तो 1/5 होता है 20%। ये आप इजीली याद रख सकते हैं क्योंकि 100/5 इज 20। ओके नाउ 1/5 से रिलेट हो जाएगा 1/15। 1/15 क्या होगा, 1/5 का हाफ, उसका हाफ कर देंगे तो सॉरी 1/5 का 1/3, तो 20/3 इज 6.66%। ओके तो ये आ गया 1/15। अब इसके बाद बचता है देखिए 1/7। 1/7 तो 1/7 आपको, क्योंकि 7 क्या एक प्राइम नंबर है, तो ये प्राइम है इसलिए इसको अलग से याद करना पड़ेगा। इट इज 14.28%। ओके 14.28 मतलब कैसा हुआ, डेसिमल के पहले और डेसिमल के बाद में 7 का ही मल्टीपल है। 14 इज अ मल्टीपल ऑफ 7 एंड 28 इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 7, सो 1/7 इज 14.28%। इसी तरह से 1/7 से साथ अब 1/14 निकाला जा सकता है 1/7 से ही। कैसे निकालेंगे, इसका हाफ कर दीजिए, तो इसका हाफ कर देंगे तो ये बन जाएगा 7.14%। दिस इज 1/14। नाउ 1/12, 1/13, 1/14 हो चुका है, 1/13 बचा हुआ है। 1/13 अगेन 13 एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर को याद रखने का आपको डायरेक्टली ही करना पड़ेगा। दिस इज बेसिकली 7.69%। ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसका कोई ऐसा कोई मेथड नहीं है।
ओके थोड़ा सा बस आप रिलेट जरूर ये कर सकते हैं कि 1/13 जो है वो 1/14 से बड़ा होगा और 1/12 से छोटा होगा, तो 7.14 और 8.33 के बीच में कहीं पे लाई करेगा, मतलब ऑन एन एवरेज इनका बेसिकली एवरेज आउट कर देंगे अगर तो 7.6 के आसपास आएगा, 7.7 के आसपास आएगा, जो भी कन्वीनियंट लगे। ओके सो दिस इज हाउ ऑल द फ्रैक्शंस कैन बी रिमेंबर्ड। अब ये यूज कहाँ आएंगे उसको समझते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये हमने लिख तो लिया, लेकिन काम कहाँ आ रहा है, हमें क्या यूज करना है इसका। तो इसका यूज कुछ इस तरह से होगा कि जब आपको कहा गया था कैलकुलेट 50% ऑफ 44, तो आपने बचपन से सीख रखा है कि 50% मतलब हाफ, 50% मतलब हाफ, तो आपने मेंटली ही 50% को 1/2 इंटू 44 सोच लिया था और सिंप्लीफाई करके आंसर बोल दिया था 22, मतलब डायरेक्टली हाफ कर दिया था। अगर आप ये चीज़ 50% के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर अगर अपन 11.11% ऑफ 45 लिखे तो क्या इसमें भी कर सकते हैं अप्लाई? हाँ बिल्कुल, मतलब हम इस परसेंटेज के कॉरेस्पॉन्डिंग जो फ्रैक्शन होगा ओके उसे यूज करेंगे। ओके व्हाट वी विल गोइंग टू डू, वी विल यूज द फ्रैक्शन कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस परसेंटेज। तो 11.11 ऑफ 45 कैन बी रिटन एज 1/9 ऑफ 45। ओके 11.11 of 45 is basically 1/9 of 45, so 1/9 of 45 comes out to be 5. तो अल्टीमेटली क्या सीखा हमने, we will convert this percentages to fraction. Okay, the aim of this particular table or this particular calculation is to use fraction or percentage to fractional conversion. Okay, ताकि उस conversion को use करके हमारा calculation simplify हो जाए। क्योंकि देखिए फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला calculate 14.28% of 21. Now 14.28% of 21 एग्जाम में कैलकुलेट, आप कैलकुलेटर तो है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है, तो जब आप नॉर्मली कैलकुलेशन करने जाएंगे और अगर आप इसको ऐसा लिखेंगे 14.28 अपॉन 100 इंटू 21, सो दिस विल बी अ वेरी लॉन्ग कैलकुलेशन। तो फिर क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्टली ये याद रखेंगे कि 14.28 मतलब 1/7 होता है, तो 14.28% ऑफ 21 निकालने का मीनिंग है 1/7 ऑफ 21 निकालना। ओके 1/7 ऑफ 21, तो 1/7 ऑफ 21 कितना आ जाएगा, 3. Okay, so in this way what we are basically doing, we are trying to ease our calculation, simplify our calculation. तो इस तरह से ये कैलकुलेशंस पॉसिबल हैं। तो ये हमने जो कैलकुलेशन सीखे, इस तरह से आप कोई और भी कैलकुलेशन ले सकते हैं। लेट सपोज 6.25% ऑफ 64 कैलकुलेट करना है, तो 6.25% कितना होता है, 1/16 होता है, सो 1/16 ऑफ 64, नाउ दिस इज 4 टाइम्स। सो नाउ यू कैन सी ये कैलकुलेशन कितना सिंप्लीफाई हो गया जब हमें ये फ्रैक्शंस याद हो गए, उनके कॉरस्पॉन्डिंग परसेंटेजेस के कॉरस्पॉन्डिंग फ्रैक्शंस याद हो जाएंगे। ओके सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट। नाउ अभी हमने क्या करा, अभी हमने बेसिकली परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्ट किया। ओके अब सेम चीज हम अप्लाई कर सकते हैं परसेंटेज से रेशो कन्वर्जन में भी। ओके रेशो कन्वर्जन में कैसे, रेशो कन्वर्जन में देखिए फॉर एग्जांपल हमने लेट सपोज अपन ये वाला एग्जांपल लेते हैं। 11.11% ऑफ क्या है, 45 मुझे निकालना है, तो 11.11% ऑफ 45 में 11.11 इज 1/9, मतलब टोटल इज टू पार्ट का रेशो 9:1। ओके आपने टेबल में लिखा होगा 11.11 मतलब 9:1 का रेशो। अभी 9:1 का रेशो बता क्या रहा है, ये बोल रहा है कि अगर टोटल 9 है, मतलब मेरे पास अगर 9 लीटर्स ऑफ मिल्क है या 9 kg ऑफ व्हीट है, तो उसका 11.11% कितना होगा, वो होगा 1। इज इट क्लियर? क्या कहा हमने, क्योंकि ये अल्टीमेटली क्या है, पार्ट अपॉन टोटल, तो पार्ट और टोटल में टोटल क्या है 9, अगर 9 kg या 9 लीटर्स ओके या 9 ग्राम्स या 9 डजन्स कोई चीज़ है, तो उसका 11.11% कितना आएगा, 1। ओके तो अगर मेरा टोटल 9 होता तो मेरा पार्ट 1 आता, लेकिन अभी क्या बोला आपको कि 45 का आपको इतना परसेंट निकालना है, इसका मतलब आपका टोटल कितना है, आपका टोटल 9 नहीं है, आपका टोटल है 45। ओके तो अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें हमारे अज्यूम्ड टोटल से और एक्चुअल टोटल से, तो 9 की जगह ये 45 है, मतलब 5 टाइम्स है कंपेयर टू व्हाट वी हैव थॉट अर्लियर कि जितना होना चाहिए।
तो ये 5 टाइम्स है, इसीलिए इस वैल्यू को भी 5 टाइम्स हो जाना चाहिए एंड इट शुड कम आउट टू बी 5. ओके, इट शुड कम आउट टू बी 5. तो इस तरह से ये कैलकुलेशंस अपन सॉल्व कर सकते हैं. सिमिलरली देखिए, अपन ने देखा 14.28% ऑफ 21. ना 14.28 हमने फ्रैक्शन में तो बोल दिया ये 1/7 होता है, लेकिन इसको हम टोटल इज टू पार्ट के रेशियो में भी लिख सकते हैं. सो टोटल इज टू पार्ट का रेशियो कितना बनता है? दिस कम्स आउट टू बी 7:1. मतलब अगर 7 लीटर्स कुछ चीज है तो उसका 14.28% कितना आएगा? 1 आएगा. सो 7 की जगह पे अभी कितना है? ये 21 है, तो 7 को हम लिख देंगे 21, मतलब 3 टाइम्स है हमारे कैलकुलेशन से, तो इसको भी 3 टाइम्स कर देंगे एंड यू विल गेट द वैल्यू एज 3. ओके, सो आप देख सकते हैं कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने का टेक्निक है. तो रेशियो क्या है? बेसिकली रेशियो इज कंपैरिजन ऑफ 2 सिमिलर क्वांटिटीज, जहां पर हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, अब मान लीजिए क्वेश्चन थोड़ा सा रिवर्स में हो गया. जैसे कि अगर मान लीजिए 16.66% ऑफ x इज इक्वल्स टू 3 बोल दिया एंड यू नीड टू कैलकुलेट x. आपको x कैलकुलेट करना है. तो अब यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? पहले तो ये सोचिए, परसेंटेज दिया है आपको. x किसका? x ये 16.66 किसका निकाला जा रहा है? x का. x क्या है? बेसिकली x है आपका टोटल. x इज योर टोटल एंड 3 इज व्हाट? 3 इज द पार्ट, जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है. तो 16.66 क्या चीज है? देखिए 16.66 इज 1/6 विच कैन बी रिटन एज टोटल इज टू पार्ट एंड दिस इज 6:1. ओके, 6:1. अब अगर मेरा टोटल 6 होता तो मेरा 16.66 1 हो जाता, लेकिन मेरा पार्ट अभी कितना दिया हुआ है? 3. ओके, तो इस बार उसने टोटल नहीं दिया, इस बार क्या दे दिया हमको? पार्ट दे दिया 3, मतलब ये 3 टाइम्स है, तो इसको भी हम 3 टाइम्स कर देंगे एंड विल गेट द वैल्यू एज 18. ओके, so this is how we can simplify the percentages, ratios and the fractions. okay, ये और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं इसमें, डिटेल में अपन फुल कोर्स में देखेंगे वो. तो अभी क्रैश कोर्स के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपन वो चीज़ें समझ लेते हैं. सो दिस इज हाउ इंपॉर्टेंट पार्ट इज. इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, जहाँ पर आप परसेंटेज को यूज़ कर सकते हैं, फ्रैक्शंस को और रेशियोज को. ओके, सो इस कंसेप्ट को नोट कीजिए. अपन फिर क्वेश्चन देखते हैं. ओके, सो देखिए क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन है बेसिकली कि द रेशियो बिटवीन एजेस ऑफ ए एंड बी इज 6:5 एंड द सम ऑफ देयर एजेस इज 44. ओके, सो यहाँ पे 2 पर्सन है, ए और बी, और उनकी एज का रेशियो कितना है? 6:5, और उनकी एज का सम कितना है? 44. नाउ द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 8 years विल बी, मतलब हमें 8 साल बाद क्या एज का रेशियो आएगा वो डिटरमाइन करना है. ओके, तो हमें क्या दिया हुआ है? देखिए कंडीशन कि ए इस टू बी का रेशियो दिया हुआ है 6:5. ओके, और हमें इसका एज का रेशियो 6:5 मिल गया. अब हमें क्या करना है? इसका सम दिया हुआ है 44. तो देखिए अगर ए का एज 6 होता और बी का एज 5 होता तो सम कितना होता? दोनों की एज का सम होता 11, अगर 6 और 5 एज होती तो. ओके, लेकिन अभी सम कितना दिया है? 44. तो मैं इस 11 को 44 से इक्वेट कर देता हूँ. क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली 6:5 क्या है? रेशियो. 6:5 क्या बताता है कि अगर ए का रेशियो ए का एज 6 है तो बी का 5 होना चाहिए, ए का 12 है तो बी का 10 होना चाहिए, ए का 18 है तो बी का 15 होना चाहिए, ए का 60 है तो बी का 50 होना चाहिए. बट ये एग्जैक्टली कितनी एज है वो नहीं बता रहा, ये सिर्फ रेशियो शो कर रहा है. दिस जस्ट अ कंपैरिजन कि ए का एज ज़्यादा है, बी का एज कम है. नाउ व्हाट वी कैन डू, वी कैन से कि अगर ए और बी का रेशियो, एज का रेशियो 6:5 है, इसका मतलब 6 और 5 एज होने पर टोटल एज 11 होती. लेकिन क्वेश्चन क्या बोलता है कि टोटल एज है 44, तो इस 11 को मैंने 44 से इक्वेट कर दिया. और हम क्या देखते हैं? हमारी अज्यूम्ड एज से एक्चुअल एज 4 टाइम्स ज़्यादा है, और क्योंकि ये 4 टाइम्स ज़्यादा है तो इस एज को भी 4 टाइम्स बढ़ा देंगे तो ये 24 आ जाएगी, और इस एज को भी हम 4 टाइम्स बढ़ा देंगे तो ये 20 आ जाएगी. ओके, मतलब प्रेजेंट ए का एज और बी का एज है 24 और 20. ओके, अब हमें क्या करना है? 8 साल बाद कितना रेशियो होगा वो निकालना है. तो उसके लिए इसमें 8 साल बढ़ा दीजिए, इसमें भी 8 साल बढ़ा दीजिए. तो इसकी एज में 8 साल बढ़ाया तो ये आ गया 32, इसकी एज में 8 साल बढ़ाया तो 28. सो रेशियो बिकम्स 32:28, which you can simplify using, you can divide it by 4. Okay, so this is 8:7. So after 8 years the ratio will become 8:7.
तो हम देख सकते हैं ये कैलकुलेशन कुछ अलग नहीं किया, ये हमने वही कैलकुलेशन किया है कि अगर a और b 6:5 है तो हम लिख सकते हैं 6x + 5x = 44। ये लिख के फिर x का वैल्यू जो 4 निकालेंगे, ये कैलकुलेशन वही का वही है, बस उसको इक्वेशन फॉर्मेट से हटा के अपन ने एक सिंपल फॉर्मेट में डाल दिया, ताकि हमें जो ये जो टाइम इसमें जो कंज्यूम होता है इसको सिंप्लीफाई करने में, ये चीज़ मेंटली करना थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा, ये वाली चीज़ मेंटली ईजी हो जाती है। ओके क्यों? क्योंकि आप देखते हैं 6:5 अच्छा 11 है, 11 44 मतलब 4 का टाइम्स होने वाला है, इसलिए ये दोनों को भी 4 टाइम्स कर देना है, सिंपल, दैट्स इट। ओके सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। ओके इसे नोट कीजिए। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अ बैग कंटेन्स 1 रुपी 50 पैसा एंड 25 पैसा कॉइन्स। ओके सो देयर इज अ बैग विच कंटेन्स 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉइन्स, और कॉइन्स का वैल्यू क्या है? 1 रुपी 50 पैसा एंड 25 पैसा इन द रेशो ऑफ 2:3:4। मतलब कॉइन्स का भी एक फिक्स रेशो है, ऐसा नहीं कि कितने भी नंबर ऑफ कॉइन्स भरे हैं, वो भी एक फिक्स रेशो में मिले हुए हैं, दैट इज 2:3:4। मतलब 1 रुपी 50 पैसा और 25 पैसा के कॉइन 2, 3 और 4 के टर्म्स में है। इसका क्या मीनिंग हुआ उसको समझिए कि अगर 2 कॉइन 1 रुपए के हैं तो 3 कॉइन 50 पैसे के होने चाहिए और 4 कॉइन 25 पैसे के होने चाहिए। अगर 20 कॉइन 1 रुपए के हैं तो 30 कॉइन 50 पैसे के होने चाहिए और 40 कॉइन 25 पैसे के होने चाहिए। दिस शुड बी द पैटर्न। ओके इस तरह से ये डिवाइडेड है। तो हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए 1 रुपी को हम बोल देते हैं ये 100 पैसा का कॉइन है, फिर 50 पैसा का कॉइन है और ये 25 पैसा का कॉइन। ये 3 कॉइन्स हैं, किस रेशो में है? 2, 3 और 4 इस रेशो में है। और इनका टोटल अमाउंट कितना है? टोटल अमाउंट है 180 रुपीस। ओके अब अगर मान लीजिए 100 पैसे के मतलब 1 रुपए के 2 कॉइन होते तो ये कितना अमाउंट बनाते? ये अमाउंट बनाते 200 पैसे। अगर 50 पैसे के 3 कॉइन होते तो ये 150 पैसा बनाते, और 25 पैसे के 4 कॉइन होते तो ये 200 पैसा बनाते, 200 पैसा। ओके दिस इज हाउ वी कैन सी 200 पैसा ये बनाते। नाउ टोटल पैसा कितना हो जाता? 200 + 200 + 150। मतलब अगर ये सभी को मिक्स कर देते तो ये 550 पैसा बना देते, 550 पैसा। ओके इन सबको जोड़ देंगे हम। नाउ 550 पैसा मतलब कितने रुपए? 5.5 5.5 रुपए। ओके 5.5 रुपए बन जाते हैं। नाउ अगर ये कॉइन्स 2, 3, 4 होते तब 5.5 रुपए बनते, लेकिन क्या अभी करंटली 5.5 रुपए है हमारे पास? नहीं, हमारे पास 180 रुपए है। 180 रुपए तो हम ये देख लेते हैं कि कितने टाइम्स ये 180 रुपए जो है वो 5.5 रुपए से ज़्यादा है, कितने टाइम ज़्यादा है। तो जितने भी टाइम ज़्यादा है, ये इतने टाइम ज़्यादा है। ओके इतने टाइम ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है हमारे कॉइन्स भी उतने टाइम्स इंक्रीज हो जाएंगे। ओके इसका मतलब 100 पैसे वाले कॉइन्स कितने हो जाएंगे? 2 × 180 अपॉन 5.5, 3 × 180 अपॉन 5.5। ओके देन 4 × 180 अपॉन 5.5। इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट। ओके तो ये जितना भी वैल्यूज आएगा यू कैन कैलकुलेट कि 50 पैसा का कितने कॉइन्स हैं और पर्टिकुलरली किसी रुपए के कितने कॉइन्स हैं। ओके सो दिस इज हाउ यू कैन सिंप्लीफाई। ओके सो फ्रेंड्स एक छोटा सा यहाँ पे आप करेक्शन कर लीजिएगा, ये 200 की जगह पे दिस इज बेसिकली 100, 25 × 4 मे बी कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। सो दिस इज 4, सो नाउ दिस इज 4, दिस इज बेसिकली 4.5। ओके और ये बेसिकली यहाँ पे सब में 4.5 हो जाएगा। ओके दिस इज 4.5। यू कैन डू दिस नाउ। ओके नाउ यू कैन कैलकुलेट ऑल द 3 कॉइन्स। आप इसके भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके भी कर सकते हैं, इसके भी कर सकते हैं। ओके सो इस तरह से एक क्वेश्चन आता है रेशो का, इसको नोट कर लीजिए।